हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एकेडमी। आज हम बात करेंगे 11th क्लास की। 11th क्लास में अकाउंटेंसी की बात करेंगे, जो बिल्कुल बेसिक है। जितने भी बच्चे 11th क्लास में आए हैं, जिन्होंने कॉमर्स लिया, उनके लिए अकाउंटेंसी बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है और हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले बहुत सारी बेसिक चीजें सीखेंगे। ठीक है, हम पहले आपको अकाउंटेंसी की डेफिनेशन नहीं बताएंगे कि अकाउंटेंसी की डेफिनेशन पढ़ ली, एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन को, उसके बाद समराइजिंग कर देंगे, अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई। हमें ये चीजें नहीं समझनी, हमें पहले बिल्कुल बेसिक चीजें समझनी है। उसको मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ ये एक बुक है, इसमें लिखा हुआ है कार हम कैसे चलाना सीख सकते हैं। आप उस बुक को पढ़ोगे फिर कार चलाना सीखोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट जब हम कार चलाना सीख लेंगे, उसके बाद हम उस बुक को पढ़ेंगे तो हमें इजी रहेगा समझने के लिए। तो हम उसी वे में हम अकाउंटेंसी को सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक ऑफ अकाउंटिंग हमें सीखना है कि अकाउंटिंग्स में टर्म क्या क्या है। ठीक है, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, इसको समझने से पहले हमें एक चीज और समझनी है। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग को समझने से पहले, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, अगर हम एक बात करें, एक हम अपने आसपास किसी जनरल स्टोर पे जाएं तो वो नाम लिख लेते हैं अंकल जी कि भाई ये हमने राम को सेल कर दिया, उन्होंने राम का नाम लिख दिया। हमने शाम को सेल कर दिया, शाम का नाम लिख दिया। अगर हम उनसे 2 महीने बाद पूछे कि भाई आपने टोटल सेल राम को कितनी करी है, तो वो इमिडिएटली बता पाएंगे। उनको थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डिंग नहीं कर रखी। अकाउंटिंग क्या सिखाती है भाई, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डिंग करनी है। अगर हमसे कोई पूछता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, हम डायरेक्ट बता सकते हैं भाई राम को इतने की सेल थी, टोटल सेल हमारी इतनी, हमारी कैश सेल इतनी और उधार सेल इतने रुपए की। ठीक है, तो एक सिंपल सी सबसे पहले बेसिक टर्म दे दें, ओनर और बिजनेस। ठीक है, ओनर जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, क्या करता है, इन्वेस्टमेंट, उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल। क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। जो ओनर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करेगा। किसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, बिजनेस के अंदर करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल बोलेंगे। जब बिजनेस से ओनर पैसे निकालेगा, विड्रोवल करेगा, क्या करेगा, विड्रोवल करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग बोला जाएगा भाई उसको। ठीक है, अब देखो ओनर और बिजनेस को एज अ अलग अलग पर्सन ट्रीट किया जाता है। बिजनेस को भी एज अ पर्सन ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा इंडियन लॉ यही बोलता है कि बिजनेस को अलग मान के चलो। तो हम अलग मान के चलते हैं भाई। जैसे बिजनेस है, अगर मैं किसी को पैसे दूंगा, फ्री में दूंगा, सर फ्री में क्यों देंगे, उससे क्या चार्ज करेंगे हम, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ओनर ने बिजनेस को क्या दे दिया, कैपिटल के फेस में पैसे दे दिए। अब बिजनेस इसे क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बिजनेस भी क्या एक पर्सन है, उसने ओनर को जो पैसे दिए किस फेस में दिए, सर ड्रॉइंग के फेस में दिए, तो फ्री में देगा। वो भी क्या लेगा, बिजनेस क्या लेगा, इससे क्या चार्ज करेगा, सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेगा। क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये हमारी बहुत सिंपल टर्म थी। और जितनी भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो किसके लिए होगी, बिजनेस के लिए होगी। इसके बाद हम 5 आइटम की बात करेंगे, उसी पे हमारी पूरी अकाउंटेंसी बेस्ड है। ओनली 5 आइटम। फर्स्ट, रेवेन्यू, इट मीन्स इनकम। सेकेंड वन इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है, ओनर फंड। अभी हमें पता लग चुका है सर, कैपिटल का मतलब तो ओनर फंड है। थर्ड, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जो हमारे पास देनदारियां हैं, जो हम आउटसाइडर को पेमेंट करनी है। आउटसाइडर पेमेंट जो हमें करनी है। फोर्थ,
एक्सपेंडिचर, फिफ्थ एसेट्स। ये हमारी 5 आइटम है, इन्हें बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि इसी पे हमारी सारी रिकॉर्डिंग चलेंगी भाई। ये हमारा बेसिक था, इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, इसके बाद हम एक एक करके ये सारी आइटम समझेंगे भाई। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले किसकी बात होगी, रिवेन्यू की बात होगी। एक बिजनेस लेंगे, ठीक है, उसी से ही हमारे को धीरे धीरे पांचों आइटम क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले क्या लेना है मुझे, रिवेन्यू। रिवेन्यू मीन्स इनकम। इनकम कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। फर्स्ट वन इज रिवेन्यू रिसिप्ट, सेकेंड वन इज कैपिटल रिसिप्ट। अब मैं एक एग्जांपल ले लूंगा और उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर मैं एक एग्जांपल के लिए कंपनी ले लेता हूं जिसका नाम क्या है, हल्दीराम। सबने सुना है भाई, हल्दीराम एक कंपनी। हल्दीराम का क्या काम है, सेल करना। सर गोलगप्पे सेल करना, स्वीट सेल करना, छोले भटूरे सेल करना, समोसे सेल करना। यानी जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस टर्म है, जिस वे में वो बिजनेस कर रहा है, वो क्या होगी उसके लिए, रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी जो डेली इनकम होगी, जो डेली इनकम होगी। अब आपको पता लग गया हल्दीराम की डेली इनकम क्या है, सर समोसे सेल करना, छोले भटूरे सेल करना, मिठाइयां सेल करना, ठीक है। अगर हम बात करें यही, अब हम किसी भी बिजनेस के टर्म में बता सकते हैं ना सर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगी। सर जैसे टाटा मोटर्स को लेंगे तो वो जो कार सेल करते हैं डेली, उनके वो लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। डोमिनोज जो डेली पिज्जा सेल करते हैं उनके लिए क्या है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। मदर डेयरी दूध दही कर्ड वगैरह जो सेल करे, घी वगैरह, वो क्या उनके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्लियर है अच्छे से। जो वो अपना नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं। सर कैपिटल रिसिप्ट क्या है, जो फ्यू टाइम्स होंगी, जो कभी कभी होंगी। अब हल्दीराम को कभी कभी इनकम किससे होगी भाई, हल्दीराम का फ्रिज खराब हो गया, वो सेल करना पड़ेगा, ठीक है। यानी सेल ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। यानी फ्रिज खराब हो गया, वो सेल कर दिया। कोई मशीन खराब हो गई तो सेल ऑफ मशीनरी। क्लियर है। यानी वो फिक्स एसेट्स, यानी जो फिक्स एसेट सेल होंगे। फिक्स एसेट्स को समझेंगे जब एसेट की बात आएगी। अभी समझ लो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को जो हम सेल करेंगे, यानी वो आइटम जो लॉन्ग टाइम से हम यूज कर रहे हैं, जैसे फ्रिज हो गया, मशीन हो गई उनकी, ठीक है, तो वो जो सेल हो जाएगी उससे। डेली हल्दीराम का काम क्या फ्रिज सेल करना है, नहीं सर, हल्दीराम का काम क्या, समोसे सेल करना है। सर मिठाइयां सेल करना है, ये सेल करना है। मदर डेयरी, मदर डेयरी का ट्रांसपोर्ट किससे जाता है, दूध, ट्रक से। ट्रक खराब हो गया, ट्रक सेल करेगा मदर डेयरी। मदर डेयरी का काम ट्रक सेल करना, तो जो ट्रक सेल करके उसके पास पैसे है, दैट्स वन इज कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है अच्छे से। अब इसके बाद हम सेकंड आइटम क्या समझेंगे, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है सर, कैपिटल का मतलब सिंपल सी बात है, एक ही चीज होती है, ओनर फंड। का मतलब क्या है, ओनर फंड। सर जो ओनर ने पैसे लगा दिए उसी को कैपिटल बोलेंगे, उसका कुछ है ही नहीं इसके अलावा। जितने भी ओनर पैसे लगाता रहेगा, चाहे वो कैश लगाए, फर्नीचर लगाए, सब उसकी क्या आएगी, कैपिटल में ऐड होती रहेगी, वो उसका ओनर फंड है। अब हम इसके वीडियो पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम आगे आते हैं भाई। हमने रेवेन्यू समझ लिया, हमने कैपिटल समझ लिया, अब हम समझेंगे लायबिलिटी। सर थर्ड आइटम क्या समझ लिए, लायबिलिटी समझ लिए भाई। लायबिलिटी का मतलब क्या है सर, आउटसाइडर पेमेंट। आउटसाइडर पेमेंट, सर ये भी 2 टाइप की है। हाँ भाई ये भी 2 टाइप की है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, करंट लायबिलिटी। सेकंड क्या है मेरे पास, नॉन करंट लायबिलिटी।
फर्स्ट करंट लायबिलिटी है, सेकंड नॉन करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी का मतलब पेड विद इन 12 मंथ्स, पेड विद इन 12 months or 1 year, paid after 12 months or 1 year। सर ऐसा क्या होगा, समझते हैं भाई। सपोज करो भाई हल्दीराम क्या बाय करेगा रॉ मेटेरियल के लिए, सर उसको बेसन बाय करना पड़ेगा, ठीक है, उसको मैदा बाय करना पड़ेगा, उसको सब्जियां वेजिटेबल्स बाय करनी पड़ेगी, पोटैटो वगैरह, आलू वगैरह, ये सब। क्या किसी दिन हल्दीराम के पास पैसे नहीं होंगे, वो जिस दुकान पे जाता है उसे देने से मना कर देगा, नहीं करेगा, वो बोलेगा सर उधार ले जाएगा, वो उसको दे देगा कि कोई बात नहीं, आप तो आते रहते हो, दे देना पैसे, ठीक है। हम भी अगर किसी नॉर्मल स्टोर पे डेली जाते हैं, उससे कोई प्रोडक्ट बाय करते, अपना ग्रोसरी का सामान लेके आते, एक दिन हमारे पास पैसे नहीं होंगे, क्या वो मना कर देगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसके डेली के कस्टमर है। वो क्या बोलेगा, सर कोई बात नहीं, अब कल परसों दे दें। तो इसका मतलब क्या, ये शॉर्ट टर्म के लिए क्या किया गया, उधार से। क्या उसको 1 साल के बाद पे करोगे? नहीं सर, कुछ दिन बाद ही पे कर देंगे। तो हल्दीराम भी क्या करेगा, कुछ दिन के बाद ही उसकी पेमेंट कर देगा। तो जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं इस टाइप के, उनका टाइम पीरियड फिक्स होता है कि सर आप हमें 1 हफ्ते की उधार दोगे, महीने की उधार दोगे, 15 दिन की उधार दोगे, 10 दिन की उधार दोगे, आपको 10 दिन के बाद पूरी पेमेंट पहुंच जाएगी। मैं डेली डेली पेमेंट नहीं करूंगा, मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम क्या है, समोसे सेल कर रहे हैं, तो मैं आपको हर 10 दिन बाद क्या होती रहेगी, आपको पेमेंट होती रहेगी, जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। क्लियर है? तो कुछ दिन के बाद पेमेंट होगी, यानी जो परचेज किया मैंने, क्या परचेज किया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सर डेली आएगा, पेमेंट के 1 साल के बाद होगी, फिर कुछ दिन के बाद पेमेंट हो जाएगी, 1 साल के बाद क्यों पेमेंट होगी। क्लियर है अच्छे से कि करंट लायबिलिटी क्या होती है, जिनकी पेमेंट कुछ दिन के बाद होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन की बात आ जाए तो इसका मतलब वो लोन जो 12 महीने से कम के लिए लिया गया है, तो 12 महीने से पहले पेमेंट हो जाएगी। शॉर्ट टर्म लोन मेंशन होगा, ठीक है। जैसे ही शॉर्ट टर्म की बात हो गई, लोन उसके साथ मेंशन है, नहीं 12 महीने से पहले पेमेंट करनी है। और यहाँ पे करंट नॉन करंट लायबिलिटी में 1 साल के बाद पेमेंट होगी, तो फर्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, बैंक लोन। सर इसके साथ तो शॉर्ट टर्म नहीं है, जब शॉर्ट टर्म नहीं है तो बैंक लोन को क्या एज्यूम करेंगे, लॉन्ग टर्म ही लोन है। और लोन का पीरियड कितना होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, मैक्सिमम 20 साल, 20 ईयर्स। तो पेमेंट कब हो रही है सर, 1 साल के बाद हो रही है, तो क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। सेकंड, डिबेंचर्स। सर ये क्या होता है, देखो भाई डिबेंचर्स के बारे में आप पढ़ोगे 12th क्लास में। डिबेंचर एक टाइप का लोन है जो बैंक से ना लेकर के गवर्नमेंट ने किससे ले लिया, या कंपनी ने किससे ले लिया, पब्लिक से ले लिया, ठीक है। उसकी पेमेंट भी क्या होगी, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, मैक्सिमम 20 साल के बाद पेमेंट होगी, तो उसको बोला जाता है डिबेंचर। क्लियर है? बैंक से ना लोन लेके किससे लोन ले लिया, पब्लिक से। क्लियर है अच्छे से? ये होती है हमारी लायबिलिटी, पेमेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे एसेट्स की। एसेट से पहले एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं, उसके बाद एसेट्स की बात कर लेंगे। और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 2 टाइप का है, नहीं सर एक्सपेंडिचर 3 टाइप का है। थर्ड आइटम वाला बाद में समझेंगे, पहले 2 समझते हैं। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकेंड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो जहां पे रेवेन्यू रिसिप्ट की बात होगी डेली हो रही है, कैपिटल रिसिप्ट की बात साल में 1 बार हो गई या 1 साल के बाद ही होगी, कभी कभी। तो यहाँ पे भी वही जो डेली है और जो फ्यू टाइम्स है, कभी कभी होने वाले। सर डेली खर्चे कौन से होंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। पहला क्या है,
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सर ये तो आपने करंट लायबिलिटी में भी लिखा है यार, वो उधार परचेज किया है ना, पेमेंट करोगे ना कुछ दिन के बाद, तो यहाँ पे क्या खर्चा है ना, ये डेली खर्चे तो हो रहे हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ किसकी पेमेंट, सर सैलरी कर दी, सैलरी की पेमेंट ऑफ पे ऑफ सैलरी, पे ऑफ सैलरी, सैलरी दे दी भाई। और क्या होंगे नॉर्मल खर्चे, सर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, क्या पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया भाई इन्होंने, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट हो गई, ये पेमेंट क्या होगी, हर साल होगी भाई, हर साल थोड़ी होती है इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट, सर वो तो हर महीने बिल आएगा। कब आएगा बिल, हर महीने बिल आएगा और उसकी पेमेंट हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट हो गई। अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने समझ लिया, जो नॉर्मल खर्चे हो रहे, डेली जो खर्चे हो रहे, हमने सैलरी दे दी, हर महीने देंगे, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, ठीक है। अब हल्दीराम के पास क्या आते होंगे, बैग्स आते हैं ना जिसमें वो स्वीट्स पैक करके देते हैं, बॉक्स आते हैं, तो वो भी तो वो डेली बाय करेंगे, साल में एक बार बाय करेंगे, सर वो तो मंथली वीकली ऐसे बाय किया जाएगा, तो वो भी किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। तो इसको समझना कैसे है, नो इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी, जिसका एसेट और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इन खर्चों से ना मेरी कोई एसेट क्रिएट हुई और ना ही मेरी कोई लायबिलिटी कम हुई, ठीक है। अब बात करें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की, किसकी बात करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। इसका आएगा इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है। सर एसेट पे अब ये खर्चे जो कभी कभी होंगे, मैंने क्या कर लिया, परचेज कर लिया, क्या परचेज कर लिया, सर परचेज कर ली, क्या परचेज कर ली हल्दीराम ने, परचेज ऑफ मशीनरी। हल्दीराम डेली परचेज करेगा, इसका मशीनरी परचेज का काम है। सर उसको एक नया प्लांट लगाना है, उसके लिए उसने मशीन बाय करी, तो उसकी क्या क्रिएट हो गई, एसेट क्रिएट हो गई, क्या क्रिएट हो गई, एसेट क्रिएट हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें लायबिलिटी की, किसकी बात करें, लायबिलिटी की, पेमेंट ऑफ बैंक लोन, क्या डेली पेमेंट करेगा बैंक लोन की, सर 5 साल बाद कर दी पेमेंट, डिबेंचर की पेमेंट कर दी 5 साल बाद। ऐसे ही रिवेन्यू रिसिप्ट का था, रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब भी क्या है, जिनका इफेक्ट एसेट लायबिलिटी पे नहीं पड़ता, और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब जिसका एसेट पे और लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। जब मैंने कैपिटल रिसिप्ट यानी ट्रक सेल करके जो पैसा आया, मशीन सेल करके जो पैसा आया, यानी मेरी एसेट क्या हो गई, कम हो गई, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर कोई इफेक्ट नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर क्या है, एसेट कम होगी और लायबिलिटी वहां पे बढ़ रही थी क्योंकि लोन ले रहे थे। यहाँ पे क्या इम्पैक्ट है, एक्सपेंडिचर के अंदर मेरी एसेट बढ़ेगी और लायबिलिटी कम हो जाएगी। इसके बाद है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बिल्कुल अलग है भाई। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम एज अ एसेट ट्रीट करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं, एज अ एसेट ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब ये एसेट कौन सी एसेट होती है, फिक्टिशियस एसेट होती है, क्या होती है, फिक्टिशियस, फिक्टिशियस एसेट होगी भाई ये, ठीक है, यानी झूठ मूठ की एसेट। अब सपोज करो तुमने 1 लाख रुपए का खर्चा कर दिया अपने नए बिजनेस में, क्या वो 1 लाख रुपए के खर्चे सेल हो जाएंगे, नहीं हो सकते, बट उसको एज अ एसेट ट्रीट करेंगे। क्यों करते हैं वो भी समझते हैं। ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन बिजनेस प्रमोशन, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन बिजनेस प्रमोशन, यानी मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया और उस पर बहुत सारा खर्चा कर दिया स्टार्टिंग में ही, तो उसको बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको भाई।
एग्जाम्पल किसका लेते हैं सर हम? एक एमआई कंपनी ले लेते हैं और दूसरी ओप्पो कंपनी ले लेते हैं। सबको पता है एमआई कंपनी ओप्पो कंपनी से बहुत ज्यादा पुरानी है ना भाई, पुरानी है ना। तो एमआई अपने फोन बनाती है 9,000 रुपए में, कॉस्ट कितनी है 9,000, सेल कितने में करती है एमआई से? 10,000 में, यानी 1,000 का प्रॉफिट रखती है। एक फोन पे कितने रुपए कमाते हैं? 1,000 रुपए। ये इंडिया में हर साल 1 करोड़ फोन सेल कर देते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ज्यादा ही सेल करते होंगे या कम करते होंगे वो मुझे नहीं पता, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इन्होंने 1 करोड़ फोन सेल कर दिए तो इनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,000 करोड़ हो जाएगा ना। इन्होंने 1,000 करोड़ सेल कर दी। अब ओप्पो को भी बिजनेस करना है, किसका? मोबाइल का ही बिजनेस करना है, स्मार्टफोन का। तो ओप्पो गया एमआई के पास, यार मेरे को भी बिजनेस करना है, तू बताना, थोड़ा आइडिया दे। तो एमआई ने क्या बोला? यार मैं इंडिया में इतने टाइम से बिजनेस कर रहा हूँ, ये हालत है मेरी, 9,000 रुपए का फोन बनाता हूँ, 10,000 में सेल कर देता हूँ और 1,000 रुपए मेरे को एक फोन पे प्रॉफिट होता है, 1 करोड़ फोन सेल कर देता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 1,000 करोड़। ओप्पो ने बोला यार मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं तुझसे ज्यादा पैसे कमाऊंगा। तो एमआई ने बोला तू कैसे कमा लेगा? तू देखता रहे मैं कैसे कमाऊंगा। तो कॉस्ट इसकी भी 9,000 आती है। ये फोन सेल करता है 20,000 रुपए में, सर इसका प्रॉफिट 11,000 करोड़ हो जाएगा सर। एक फोन पे 11,000 है तो, है ना, कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 11,000 करोड़ आ जाएगा। सर ये भी तो 1 करोड़ फोन सेल कर रहा है। भाई ओप्पो ने पूछा, ओप्पो ने बोला है माई को, देख ऐसे सेल नहीं होता, तू जैसे बिजनेस करना है मुझे ऐसे नहीं करना। तो ओप्पो ने क्या बोला? देख इंडिया में किसकी बातें मानते हैं सब लोग? सेलिब्रिटी की। सेलिब्रिटी का मतलब सलमान खान, शाहरुख खान, ठीक है, अमिताभ बच्चन, करीना कपूर, इनको सबको क्या कर दिया? सबके हाथ में फोन दे दिया, किसका? ओप्पो का। सब सेल्फी ले रहे। जब वो सेल्फी ले रहे तो हम भी चले गए शॉप के पे। हमने बोला भाई ओप्पो का फोन दो, वो वाला फोन दो जिसने करीना कपूर ने जिससे सेल्फी ली थी, वो फोन दो जिसने रणबीर कपूर ने जिसने सेल्फी ली थी जिस फोन से। तो धीरे धीरे क्या हुआ? बिजनेस इनका ग्रो होना स्टार्ट हुआ और इन्होंने जितने भी सेलिब्रिटी थे सबको पकड़ लिया, सबसे एडवर्टीजमेंट करा दी। और स्टार्टिंग में जब ओप्पो कंपनी आई थी तो हर जगह इनके बोर्ड लगे हुए थे, ओप्पो ओप्पो ओप्पो। बीच में इनका भाई इंडियन क्रिकेट टीम के पे भी टी शर्ट पे, जर्सी पे नाम था ओप्पो का। ना बहुत खर्चा कर दिया इन्होंने। खर्चा कितना कर दिया? 6,000 करोड़। यानी एमआई जितने कमाता नहीं उतना तो खर्चा कर दिया इन्होंने। और प्रॉफिट कितना हो गया? वो को गया एमआई के पास, देख तू जितने 5 साल में कमाए ना तूने, उतने मैंने 1 साल के अंदर पैसे कमा लिए। कब पैसे कमा लिए? 1 साल के अंदर 5,000 करोड़ कमा लिए। तू कितने में कमाता? 5 साल में। तो ये जो एक्सपेंडिचर है इसको एसेट ट्रीट किया जाता है। क्या ट्रीट किया जाता है? एज अ एसेट ट्रीट किया जाता है। इसी को स्टार्टिंग में देखो, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन बिजनेस प्रमोशन। अब ओप्पो की एडवर्टीजमेंट क्या हो गई? कम, क्योंकि अब लोगों के माइंड में फिक्स हो चुका है, ओप्पो एक ब्रांड बन चुका है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो बहुत बड़ा खर्चा होता है ह्यूज अमाउंट का, तो उसको क्या बोला जाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई। लास्ट हमें अपनी वैल्यू सीखनी है जो क्या है? एसेट। एसेट देखनी है बस अब हमें। सर एसेट क्या होती है यार? प्रॉपर्टी। ठीक है, वो चीजें जो कंपनी की ही रहती है। ठीक है, फिफ्थ, एसेट्स। एसेट्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज करंट एसेट, जो 12 महीने के अंदर अंदर चेंज हो जाएंगे, या फिर 1 साल के अंदर। नॉन करंट एसेट, जो 1 साल के बाद ही चेंज होगी। कब चेंज होगी? 1 साल के बाद ही चेंज होगी, उनको बोला जाएगा नॉन करंट एसेट। 1 साल के बाद का मतलब ये नहीं 1 साल जैसे खत्म होंगे तुरंत चेंज, 2 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, यानी 1 साल के बाद ही चेंज होगी। 1 ईयर 12 months।
समझते हैं भाई। करंट एसेट, करंट एसेट का मतलब वो एसेट जो हमारी जल्दी चेंज होती है। फर्स्ट सर कैश का बैलेंस हो गया, बैंक का बैलेंस हो गया, ठीक है, स्टॉक हो गया, हल्दीराम का स्टॉक डेली चेंज होगा ना। समोसे वगैरह का स्टॉक सर वो तो सुबह बनेंगे शाम को खत्म हो जाने, कटोरे सुबह बनेंगे शाम को खत्म है, स्वीट्स सर 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे। क्लियर है। जो स्टॉक है, स्टॉक किसका है, गुड्स का। किससे बनाया उन्होंने, रॉ मटेरियल से। तो ये किसमें आएगा, हमारा करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है। अगर हम बात करें नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट कौन सी होती है, फिक्स एसेट, जो जल्दी से चेंज नहीं होंगी। चेंज कब होंगी सर, 1 साल के बाद बताया तो अभी आपने। कौन सी चीजें है सर, उनकी मशीन। हल्दीराम के पास जो मशीन है, जो उनका रेफ्रिजरेटर है ना, जो उनके पास इक्विपमेंट है, वो क्या डेली चेंज होंगे सर, वो जब खराब होंगे तब चेंज होंगे, उससे पहले चेंज नहीं होंगे। डोमिनोज, केएफसी, ठीक है, मैकडी चले जाओ, उनके पीछे काफी बड़ा मशीनरी लगी होती है ना। क्या वो डेली चेंज करेंगे उस मशीन को सर, 4 साल बाद 5 साल बाद जब खराब होगी तब चेंज होगी। तो वो क्या होती है, नॉन करंट एसेट। हमारे घर में नॉन करंट एसेट क्या है, घर के अंदर देखो ऐसी कौन सी चीजें तो बहुत टाइम से चल रही है सर, अलमीरा, फ्रिज, ठीक है, बेड, फैन। तो ये क्या है, हमारी नॉन करंट एसेट है। सर करंट एसेट क्या है घर के अंदर, सब खाने की चीजें जो आती है, करंट एसेट है। हमारे जो कैश और बैंक का बैलेंस है, क्या है, करंट एसेट है, चेंज हो जाता है 1 साल से। क्लियर है। ये हमारी बहुत बेसिक टर्म थी 11th क्लास की। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारी जर्नल एंट्री स्टार्ट होंगी। सर आपने फर्स्ट चैप्टर तो कराया नहीं, फर्स्ट चैप्टर कराएंगे, बट थोड़ा जर्नल एंट्री करने के बाद तब आपको वो डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी। पहले चीजें तो समझो कि हमें पढ़ना क्या है उसके अंदर। मैं तुम्हें अकाउंटेंसी की डेफिनेशन बता दूं और तुम सोचते रहो यार इसमें है क्या। पहले उसके अंदर गाड़ी चलाना सीखते, क्या सीखते हैं, पहले गाड़ी चलाना, और उसके बाद सर वो डेफिनेशन पढ़ेंगे, हमें इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है। जो बच्चे नए आए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अभी बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ के अंदर सितंबर लास्ट वीक से हम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की तैयारी स्टार्ट कराने वाले हैं सभी बच्चों को। ठीक है। लाइव सेक्शन हुआ करेगा हमारा 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट टर्म 11th का भी और 12th का भी क्या आना है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने। क्या आने, 1 मार्क्स के क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन कब आएंगे, जब हमें डीप नॉलेज होगी सब्जेक्ट की, और वही डीप नॉलेज हम आपको देंगे। ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।